वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। और मैं बता दूं, एक्चुअल में अभी तक जो कुछ भी हम लोग पढ़ते रहे या देखते रहे वो फिजिक्स पढ़ने की तैयारी थी। फिजिक्स अभी तक नहीं था। ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट होता है यहाँ से, लॉज ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले बात कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन? तो ऐसे कह सकते हैं, व्हेन एन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर सही क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी जो है सो मोशन में है। तो इसका जवाब है, मान लीजिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपने चुन लिया, इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मान लीजिए ए से है और टाइम के साथ में वो चलते चलते बी पर आ रहा है, बी से सी पर जा रहा है, बी से वो सी तक जा रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट M इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू O। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ये भी तो पॉसिबल है कि मान लीजिए ए मूव कर रहा है, इसके साथ साथ बी मूव कर रहा है। जैसे कोई दो मित्र हैं, दो स्टूडेंट हैं, साइकिल पर सवार होकर के और स्कूल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इन मोशन? हाँ, कह तो सकते हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन सी यहाँ खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में ए और बी मोशन में है, लेकिन इज बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ए? द आंसर इज नो। और ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू बी? द आंसर इज नो। नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। चेंज इन पोजीशन इज एसेंशियल। पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मोशन रिलेटिव थिंग हो जाएगा। किसी के रेस्पेक्ट में वो इन मोशन होगा, किसी के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी होगा, रेस्ट में होगा। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग्स। पहली बात, ये रिलेटिव होगा, किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं होगा। जैसे अर्थ ही मोशन में है हमारा। अगर सोलर सिस्टम में देखा जाए तो क्या हो रहा है? सन के राउंड मूव कर रहा है, लेकिन हमारे लिए तो मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम अर्थ के साथ ही घूम रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है? हम क्या है? इन रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ घूम तो रहा है, लेकिन कहाँ हमारे पैर के नीचे से निकल जा रहा है? ऐसा तो हो नहीं रहा। ओके, हाँ, इस मोशन को हम लोग फील कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा दिन और रात का निकलना सन का, इसी मोशन के कारण हो रहा है। अर्थ स्पिन कर रहा है, इसकी वजह से कभी जब सामने पड़ रहे हैं तो हमको दिन दिखाई दे रहा है, जब पीछे पड़ जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जा रहा है? वो रात हो जा रहा है। स्टार का पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ में, तो उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। स्टार्स के रेस्पेक्ट में, मून के रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। लेकिन अर्थ पर है, अर्थ पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम खड़े हैं, बैठे हैं, तो हम वी आर नॉट इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट थिंग, ठीक है। तो चलिए, ये बात तो हम लोग समझ में आ गई। अब प्रश्न उठेगा कि जो पहला चीज हम लोग इसमें जानेंगे, देखेंगे, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, इसको जरा समझिए। समझने के लिए कुछ हम लोग समझना चाहेंगे। क्या है? जरा से एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी। सपोज दैट यू हैव एन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन है आपके पास, ठीक है ना। इस पर से आपने एक बॉल को रिलीज कर दिया, ओके।
बॉल को रिलीज कर दिया, बॉल रिलीज होकर के यहाँ आता है, ठीक। अब आप देखेंगे कि ये बॉल जो है सो रिलीज होकर के आने के बाद इधर जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इस बात पर जरा गौर करते हैं, कहाँ तक ये जाएगा, कितने दूर तक ये जाएगा। चलिए अगर हम ये रखें कि यहाँ पर सैंड है, यहाँ पर क्या है, सैंड है, तो जाहिर सी बात है बॉल गिरेगा और यहीं का यहीं रुक जाएगा। ओके, बॉल आकर के यहीं का यहीं रुक जाएगा, वो उसमें धंस जाएगा। तो एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब हम इस सैंड के बजाय कोई एक रफ सरफेस को ले लें, रफ सरफेस लेकिन हार्ड हो, हार्ड रफ सरफेस की बात करते हैं। हार्ड रफ सरफेस रखते हैं तो उम्मीद है कि ये बॉल चलते चलते जाकर के कुछ दूर यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भैया, यहाँ उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन का सामना करने ग्रेजुअली उसकी स्पीड क्या होगी, गिरेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, वो जो है सो जाकर के रुक जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा एक कोई वुडन सरफेस ले लें। अब यहाँ पर हम लोग ले लें वुडन सरफेस। अब वुडन सरफेस ले लें और वुडन सरफेस पर इसको जाने लें। हम उम्मीद करते हैं अगर चिकना हो तो काफ़ी दूर तक जाएगा, कुछ और ज़्यादा दूर तक जाएगा, कुछ और ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। और अब ऐसा एक सरफेस लें जिसमें ये फ्रिक्शन हो ही ना। इमेजिन कीजिए, माने नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस में, कोई फ्रिक्शन ही नहीं। क्या उम्मीद करते हैं ये बॉल कहाँ तक जाएगा, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये अगर यहाँ फ्रिक्शन मिले ही नहीं, रोकने वाला कोई हो ही नहीं, तो क्या ये रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको सबसे पहले बताया था किसने, गैलीलियो ने। गैलीलियो वाज फर्स्ट टू डिस्कवर व्हाट, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया उसी ने दिया था। चलिए, तो यहां से हमको लगता है कि बहुत हद तक आपको इनर्शिया मैंने समझने में, बात समझ में आई होगी, कुछ प्रश्न दिमाग में आया होगा। तो एक्चुअल में ये एग्जाम्पल देकर के हमारा उद्देश्य था कुछ प्रश्न दिमाग में उठाना। जब तक प्रश्न नहीं उठता है तब तक कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होता है। तो हम ऑब्जेक्ट की ये कौन सी टेंडेंसी देखिए, एक ऐसी टेंडेंसी देखिए कि जो जिस स्टेट में है उस स्टेट में को क्या कर रहा है, वो रिटेन करने की उसमें टेंडेंसी है, उसमें रिटेन करने की टेंडेंसी। वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इससे पहले ये समझाता, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अगर समझाता, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये पड़ा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा। अगर यहाँ से इधर उधर होता है तो लोग कहेंगे भाई कहाँ गया, यहाँ सामान तो यहाँ रखे थे, गया कहाँ, गया कहाँ, अपने से उड़ गया क्या, मतलब ये खुद से उड़ नहीं सकता। तो कोई कहा हवा में उड़ के चला गया होगा, कोई उठा कर ले गया होगा, नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट में खुद ये टेंडेंसी नहीं है कि अपनी स्टेट को क्या कर सके, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में क्या करे, कोई चेंज लाए, इसमें खुद की पास ये टेंडेंसी नहीं है। तो द इनएबिलिटी टू ब्रिंग एनी चेंज इन स्टेट बाय इट्स ओन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, इसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। दूसरे लाइन में हम लोग इसको एक ऐसे कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। रेजिस्ट भी करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई इसको अगर यदि ऐसे एक पैर मारे, कोई हिट करे तो ये आराम से चल देगा, नहीं, ये वापस से उसको चोट भी पहुंचाएगा। तो ये कर क्या रहा है, इट इज रेजिस्टिंग टू चेंज, ये रेजिस्ट भी करेगा। एक बॉल अगर काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, कोई अगर सामने खड़ा है उसको लगेगा तो चोट लगेगा, क्यों, क्योंकि ये चेंज इन स्टेट को क्या कर रहा है, रेजिस्ट भी कर रहा है। तो इनर्शिया का कोई एक डिफिनेशन से हम सेटिस्फाइड हो जाए तो बेहतर नहीं होगा। द इनएबिलिटी टू चेंज इन इट्स, टू ब्रिंग चेंज इन इट्स स्टेट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। यह कह रहे टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। दोनों ही बात हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, मानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करें।
अपने स्टेट में चेंज का विरोध करे, इसको हम लोग कहेंगे इनर्शिया। चाहे वो रेस्ट के स्टेट में हो, मोशन में हो, या डायरेक्शन की बात हो। अगर हम डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं वहाँ भी हमको कहीं ना कहीं उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप सर्कुलर मोशन की बात करें, एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो उसको क्या करता है, चेंज इन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नहीं होगा तो वो सीधे लाइन में चल देगा, वो सर्कल के ऊपर नहीं घूमेगा। तो अब खुद से तो वो सर्कल पर घूमेगा नहीं, कोई घुमाएगा तो घूमेगा। करेक्ट। चलिए, तो ये थी हमारी क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में, लॉ ऑफ इनर्शिया तीन तरह का होता है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन तरह की इनर्शिया को हम लोग देखने को हमको मिलता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लें। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की चर्चा हम लोग थोड़ी सी कर लें। ठीक है, चलिए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है, इसको डिफाइन कर ले। द इनएबिलिटी टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल में समझे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। एग्जाम्पल में अगर हम जाते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। अब इसमें बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन बेहतर एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग बस के अंदर बैठे हुए हों और पीछे की तरफ मान लीजिए सपोर्टिव सीट नहीं हो, स्टूल टाइप के किसी चीज़ पर बैठे हुए हों, है ना। पीछे में तो वो सपोर्ट होता है ना, पीछे कुछ चेयर का, वो नहीं। अगर ड्राइवर क्या करता है, अचानक से गियर लगा के एक्सीलेटर मार दे और गाड़ी क्या हो, काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो आप पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या मैकेनिज्म वहाँ काम करता है। सपोज दैट कि आप ये स्टूल है, स्टूल के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, कोई स्टूल के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है ना। ओके, तो जैसे ही अचानक से ये चल पड़ता है तो ये जो सारा पोर्शन है वो बस के साथ मोशन में आ जाता है, स्टूल समेत ये मूव कर जाता है। क्योंकि ये अच्छा वेल कॉन्टैक्ट में है, ये इसके साथ, इसमें सीट जो है सब अच्छा खासा वो क्या है उसमें लगा हुआ है। ये क्या होता है, आगे की तरफ चल देता है। लेकिन ये पोर्शन वेल कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो क्या होगा, ये भाग करके जब यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली ये पर्सन ऐसा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। एक्चुअल में गिरता पीछे की तरफ गिरना नहीं होता, ये अपने जगह पर रह जाता है। तो ये चीज़ ऐसा तिरछा हो जाएगा और ये पर्सन का सर यहाँ रह जाएगा और इसका निचला पोर्शन यहाँ चला आएगा, निचला पोर्शन यहाँ चला आएगा। तो होगा क्या, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ क्या होगा, गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ फेंका नहीं गया, ये एक्चुअल में अपने जगह पर ही रह गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो गिर गया। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, कि अचानक से अगर बस चल पड़ती है तो कोई भी बैठा हुआ इंसान पीछे की तरफ या खड़ा इंसान जो खड़ा है ऐसे पकड़ करके कुछ बस का या नहीं पकड़े हुए हैं, बिना सपोर्ट के खड़ा है, तो आराम से फटाक दे पीछे की तरफ गिरता है। पीछे की तरफ नहीं गिरता है, गिरता वो अपने जगह पर है। क्योंकि उसके साथ क्या मैकेनिज्म होता है, मान लीजिए वो इंसान खड़ा था, बस चल दी, तो बस चल दी, बस यहाँ आ गई, तब पैर बेचारे का यहाँ तक आ गया और सर वहीं का वहीं रह गया, तो ये नीचे की तरफ क्या हो गया, गिर गया। ये मैकेनिज्म होता है। थोड़ा मैकेनिज्म को फिजिक्स के जो भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको समझ में आना चाहिए मैकेनिज्म हो क्या रहा है। ये फटाक दे यहाँ चलाया और ये आदमी बिल्कुल तिरछा हो गया, क्योंकि निचला पोर्शन उसका क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया, और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये झुक गया। झुक जाने का कारण क्या हुआ, गिरेगा ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्जांपल किसकी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखें। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखें। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल क्या है, मान लीजिए पेड़ फल से लदा हुआ है, काफ़ी आम लगे हुए, आम ही सोचिए, हम लोग ज़्यादातर तो आम को ही देखते हैं लदा हुआ देखते हुए। अगर हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो फल गिर जाता है। फल गिर जाता है क्यों, क्योंकि पेड़ को जब हम हिलाते हैं तो पेड़ और तना तो हिलने लगता है, लेकिन वो जो फल है जिसका मास ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, अपने स्टेट
ऑफ रेस्ट में आने वाले किसी भी चेंज को रजिस्ट करता है, जिस वजह से जिस तने से वो जुड़ा हुआ रहता है उस पर काफ़ी तेज झटका लगता है, वो उसको खींचना कोशिश करता है काफ़ी तेज़ी से। तो जब काफ़ी तेज़ी से खींचता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो टूट जाता है। अब वो फल जो है सो उसी पोजीशन में रहना चाहता है, तो काफ़ी तेज झटका लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टूट जाता है। तो वो जो इसकी टेंडेंसी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली, इस वजह से उस पर काफ़ी तेज झटका लगता है। चलिए एक चीज़ मैं बता दूं इस समझाने क्रम में कि मोर मास मोर इनर्शिया, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया। व्हाट इज मास? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। स्मॉलर इज द मास, स्मॉलर इज द इनर्शिया। इसको हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं। हम लोग जरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फिर से दोबारा इसकी चर्चा करेंगे ही, है ना। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लीजिए। कंबल को पीटते हैं, धूल निकल जाता है, वाइब्रेशन होती है तो उसके फाइबर्स तो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन धूल जो अपने जगह पर रहता है वहाँ से वो निकल जाना, वो स्टेट ऑफ रेस्ट की बात है। हाँ, काफ़ी ग्लास अगर का विंडो वगैरह है, अगर आप धीरे से पत्थर मारिए तो पूरा ग्लास टूट जाएगा, लेकिन अगर बुलेट से मार दीजिए उसके तो बुलेट क्या होगा, उसको जिस पोर्शन में लगेगा उसी पोर्शन में छेद करके क्या होगा, आगे की तरफ वो निकल जाएगा। क्यों होता है ऐसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो ग्लास का बाकी पोर्शन है उस पर तो बुलेट लगता नहीं है, बुलेट लगता है एक स्मॉलर पोर्शन में, तो उस पोर्शन को तो लेके वो चल देता है, बाकी को वो छोड़ देता है, वैसे का वैसे रह जाता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पूरा का पूरा ग्लास नहीं टूटता है। जबकि धीरे से जब आप उसको करते हैं तो उसको फोर्स को स्प्रेड होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, वो टूट जाता है। जितना ज़्यादा एक्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। ये थर्ड लॉ भी बताता है, थर्ड लॉ भी यही है ना। तो वह इसलिए यहीं से जन्म भी हुआ है। लॉज ऑफ मोशन जो भी हैं, लॉज ऑफ मोशन जो भी हैं वो यहीं से जन्म लेता भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे बेहतर एग्जांपल है, चलिए वही बस वाला एग्जांपल में आते हैं। चलिए एक इंसान है, बस जो है सो किसी सर्टेन वेलोसिटी v से क्या होता है, मूव कर रहा हो, अचानक से वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने से ये रुक गया, लेकिन पर्सन का अपर बॉडी क्या होगा, मोशन में रहेगा, और ये बेचारा इसकी अपर बॉडी यहाँ चली आएगी, यहाँ चली आएगी। जाहिर सी बात है अनबैलेंस हो जाएगा, वो नीचे की तरफ क्या होगा, गिर जाएगा। यहाँ भी वही कहानी होता है, ब्रेक लगाया, लोअर पोर्शन वेल इन कांटेक्ट विद द बस है, वो क्या हो गया, वो तो रुक गया, लेकिन बाकी उसका हेड वगैरह जो है उसकी वजह से वो क्या हो गया, नीचे की तरफ गिर गया और ये आकर के फर्श पर चला जाता है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का है। ट्रेन वगैरह से जो लोग उतरते हैं, आप चाय वाले को देखे होंगे कि ट्रेन से जब उतरते हैं तो क्या होता है कि जो ट्रेन के डायरेक्शन है, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद अगर इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, चाय वाला ये वो नाश्ता वाला उतरता है चलती ट्रेन से और इसी डायरेक्शन में वो दौड़ने भी लगता है, कुछ देर तक दौड़ता है ताकि वो क्या करे, अचानक से रेस्ट में ना आए, और वो अपने मोशन को कंटिन्यू करता है, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने मोशन को कंट्रोल करने के बाद वो सीधा खड़ा रहता है, गिरता नहीं। दैट इज व्हाट, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है, वो अपने हिसाब से अपने आप को रोकना चाहता है। ये ना कि सीधे सीधे प्लेटफार्म पर क्या हो गए, कूद गए, और प्लेटफार्म पर आप कूद गए तो आपका लोअर पोर्शन तो आ गया, प्लेटफार्म के कॉन्टैक्ट में रेस्ट में आ गया, अपर पोर्शन मोशन में था, आगे सामने की तरफ आप गिर गए, फेंका गए, है ना। तो इट इज ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, देखिए इसके लिए सीधा सीधा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए कभी भी बिना स्टीयरिंग काटे क्या आपकी गाड़ी टर्न करती है, नहीं करती है ना, नहीं करती। तो होता क्या है, देखिए किसी भी सर्कल पर किसी ऑब्जेक्ट को आप जब रोटेट कर रहे होते हैं तो इसमें टेंशन डेवलप कर जाता है। क्यों टेंशन डेवलप कर गया भैया, क्योंकि आप टेंशन इसलिए डेवलप कर गया कि ये बेचारा जाना तो चाहता है इधर, आप इसको जबरदस्ती इस ट्रैक पर रखे हुए, किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कर। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के इसको ये लीनियर पाथ पर मूव करना चाहता है, चूंकि इसकी टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना, डायरेक्शन को खुद से ना चेंज करना, इस वजह से इसमें क्या होता है,
इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है, वही टेंशन आपका क्या करता है, एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स इसको देता है। करेक्ट। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर ये कहा जाए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ओवरकम करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सपोज दैट कि इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं होता तो क्या होता है, ये इसको थ्रेड से हम घुमा रहे होते हैं, घूम रहा होता, कोई टेंशन नहीं आता, इसको बोल देते कि भैया तू सर्कल में घूमो, ये अपना घूमता रहता है। लेकिन इंसान के लिए तो बेहतर है कि उसको समझा दिया सर्कल में घूमने के लिए, वो घूमेगा। लेकिन क्या कोई पत्थर घूमेगा खुद से? नहीं घूमेगा। अगर उसको घुमाना है किसी धागे से बांध करके तो उसमें आपको वहां फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स लगाना, कंटिन्यूअस इसमें टेंशन रहेगा तो ही ये स्टोन क्या होगा, वो घूम पाएगा, अदरवाइज नहीं घूम पाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे अभी इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सभी लोगों को याद होगा, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फॉर्म है किसका, किसका है, उसका एडवांस फॉर्म है लॉ ऑफ इनर्शिया का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो एडवांस फॉर्म है लॉ ऑफ इनर्शिया का। काफ़ी लोग कह देते हैं कि वही लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया इशारा करता है उसी से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकलता है, लेकिन वो फर्स्ट इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रूप में हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द एनी चेंज ब्रॉट इन इट। तो किसी भी कोई भी चेंज जो आप लाते हैं उसको अपोज करता है, उसको हम इनर्शिया कह रहे होते हैं, और उसी टेंडेंसी के कारण इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनता भी है। An object in rest will remain in rest, an object in motion will remain in motion unless and until an external force is applied on it। कोई भी वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, और नहीं लगाया जाए और उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जाए, खुद से अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। यही क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसकी तो बात कोई डेफिनेशन वगैरह है नहीं, बाकी कुछ और। अब जरा सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, ये मेन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहले हम लोग बात को इसको जरा डिटेल में देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। फिजिक्स में इसी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। हम बहुत सारे किताबों में, अब आज की एनसीईआरटी किताब में तो डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन हम अभी और कुछ बताने वाले हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन तक भी हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हमको मोमेंटम भी समझाना पड़ेगा, है ना। उस जगह पर क्या थी कहानी कि द एक्सीलरेशन जनरेटेड बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional to the applied force. I repeat, the developed acceleration by an unbalanced force on any object is directly proportional to the applied unbalanced force. मतलब जो एक्सीलरेशन जनरेट होगा अनबैलेंस्ड फोर्स से, वो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना बड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उतना ही एक्सीलरेशन होगा। जरा हिंदी में भी बोल दे, किसी भी असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल होता है, इंग्लिश थोड़ा सिंपल ही होता है।
कहने के लिए होता है किसी असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल कहते किसको है? अब जरा सा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझिए। जैसे कि हम इस बोर्ड के को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है? हम जितना फोर्स लगा रहे हैं सामने की तरफ उतना ही पीछे से वो भी हम पर लगा दे रहा है। ये फोर्स हमारा यहाँ बैलेंस हो जा रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी एक्सीलरेशन यहाँ नहीं होगा, नहीं ये यहाँ से कहीं खिसक के जाएगा। लेकिन वहीं पर एक, यहाँ पर तो इस बोर्ड के पास और कुछ है नहीं, जैसे ये चीज़ है, हम यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं, अनबैलेंस हो जा रहा है। क्यों अनबैलेंस हो जा रहा है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस हथेली और इस कलम के बीच में है वो हमारे अप्लाइड फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। सपोज दैट कि 1 न्यूटन का होगा, हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो 9 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स हो गया। 9 न्यूटन क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो 9 न्यूटन इज द अनबैलेंस फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी एक्सीलरेशन जो होगा वो अनबैलेंस फोर्स होगा, नेट फोर्स। तो हम आप ज़्यादा सही लिखा जाए तो एफ नेट प्रोपोर्शनल टू ए, एफ नेट प्रोपोर्शनल टू ए। हम लोग एनसीईआरटी वाले तरीके से भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें एफ नेट। नेट एफ किसको कहते हैं? जैसे कि आप किसी सरफेस पर हैं और यहाँ पर कोई ब्लॉक है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इस पर कुछ अपोजिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही ज़्यादातर लगता है, तो इसका नेट फोर्स कौन सा होगा? इसका नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये होता है नेट फोर्स। और जो इस एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एफ नेट, न कि ये। अगर एफ नॉट 0 हो गया तो एक्सीलरेशन भी 0 होगी, ठीक है? तो नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए। चलिए एफ नेट नहीं लिखते हैं, सिंपल एफ लिखते हैं, लेकिन समझिए कि यहाँ एफ नेट की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में हम लोग एम ले रहे हैं, और एम इज व्हाट? इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेम अनबैलेंस फोर्स अगर हम छोटे से ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो एक्सीलरेशन बड़ा होगा, बड़े से ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो एक्सीलरेशन हमारा छोटा होगा। एक कार को धकेलने में, एक बाइक को धकेलने में बाइक ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा, कार कम स्पीड पकड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क यही पड़ता है उसका कि उसकी मास क्या है, इनर्शियल मास क्या है, ज़्यादा है। और ग्रेविटेशनल मास अलग चीज़ होती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में m इज द इनर्शियल मास, F इक्वल्स टू ma। ओके, ये डिफिनीशन हमारी क्या होती है, बनती है। यहाँ पर जरा सा हम लोग अगर a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो एक्सेलरेशन, ठीक है, और मास क्या हो 1 kg का हो, है ना, ओके, 1 kg का हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा फोर्स जो लिया जाएगा 1 न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का होगा। तो 1 न्यूटन जो फोर्स होगा वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। जानते हैं ये फॉर्मूला हटा क्यों दिया गया, क्यों सिलेबस से हटाया गया? हटाने के पीछे का रीज़न क्या था? आप जरा किसी पुराने बुक में जाइएगा तो F प्रोपोर्शनल एम ए करके तब जा करके के एम ए किया गया, एम को 1 लिया गया, ए को 1 लिया गया, एफ को 1 लिया गया, फर्स्ट एवर डेरिवेशन था तो के की वैल्यू 1। ये बात बहुत जम नहीं रही थी, ये बात जम नहीं रही थी, तो इस डेरिवेशन को हटा दिया गया, इस डेरिवेशन को, ये कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया गया। हालांकि न्यूटन साहब नहीं हटाए, इसको हटा दिया गया, इसको लिया गया नहीं गया, है ना। तो ये तरीका बहुत सुटेबल नहीं था, इस पर ये कंफ्यूज करता है किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खुद ये मास ही इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये एम जो लेते हैं जिसको इनर्शिया ऑफ मास। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है, और ये भी है भी, ये इनर्शियल मास, और ये वेरी करता है। ग्रेविटेशनल मास वेरी नहीं करता, ये इनर्शियल मास क्या होता है हमारा, वेरी करता है ना। तो ये हमारा इनर्शियल मास हो गया। तो कॉन्सेप्ट तो ये थी हमारी कि ये क्या हो गया, F इक्वल टू ma होता है 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये चीज़ हमको नेट फोर्स को समझने में कारगर होता है, और यही डिफिनेशन शुरू में दी जाती थी कि किसी भी असंतुलित बल के द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण आरोपित असंतुलित बल के, है ना, आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। द एक्सीलरेशन जनरेटेड इन एन ऑब्जेक्ट बाय एन अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा सा जो तरीका है इसका, एनसीईआरटी का जो तरीका है उसके तरफ तहत हम लोग आते हैं।
चलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको देखने से पहले हम लोग को जरा एक कॉन्सेप्ट देखना होगा मोमेंटम का। कॉन्सेप्ट देखना होगा मोमेंटम का। मोमेंटम क्या चीज़ है, इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट एक सकरी सी गली है ना, और आप इसमें से जा रहे हो, सामने से दो चीज़ें आ रही हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि कौन क्या है। ओके, एक 50 kg का है और एक 5 kg का है। एक 50 kg का है और एक कितना है, 5 kg का है। आपसे कहा जाएगा कि आप कोई एक से ही बच सकते हैं, एक से आपको टकराना अनिवार्य है। ठीक है, 50 kg का है, 50 ग्राम का है। रुकिए ना, 50 kg का और 50 ग्राम का। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई पर्सन बोलेगा ये 50 ग्राम से टकरा जाए, तो 50 ग्राम से टकरा जाए, और बाद में ये बताया जाए कि ये जो 50 kg का है वो एक साइकिल है या बाइसाइकिल, ये आपको क्या है, बाइक है या कुछ भी, और जो 50 ग्राम का है वो बुलेट है। 50 ग्राम का है वो बुलेट है। तो यहाँ पर हमने पहली नज़र में क्या हुआ, मास को इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन जब ये समझ में आया कि ये जो बाइक होगा मुश्किल से 30-40 के स्पीड में होगा, और ये तो 400-500 के स्पीड में होगा, 300-400, 150-200 के स्पीड में होगा, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट 50 ग्राम वाले का ज़्यादा वेलोसिटी के होने के कारण क्या है, ज़्यादा समझ में आ रहा था। करेक्ट। चलिए इस पोजीशन को हम लोग रिवर्स करते हैं, है ना। एक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ऑप्शन वही है कि आपको किसी एक से टकराना है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में लोग 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराने की बात करेंगे, चूंकि वेलोसिटी कम दिख रही है, कम तेज दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बताया जाए कि 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, वो टेनिस बॉल है, और 5 मीटर पर सेकंड के वो ट्रक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 5 मीटर पर सेकंड, भले ही इसका स्पीड बहुत कम है, लेकिन ट्रक है, मास बहुत बड़ा है, तो यहाँ मास भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ट्रक से कोई भी टकराना पसंद नहीं करेगा, बल्कि 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, टेनिस बॉल से टकरा लेगा। तो ये इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स जो है न सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा, बल्कि क्या होगा, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। ऐसे सिचुएशन में अपना एक टर्म डेवलप करता है ज्वाइंटली, मोमेंटम, जिसको हम लोग मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के हिसाब से लेंगे। मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये डेवलप टर्म है ना। मोमेंटम इज अ डेवलप टर्म, एक टर्म डेवलप किया गया है फिजिक्स के अंदर, इस बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, है ना। तो ये मोमेंटम जो है सो डेवलप टर्म है। जैसे फोर्स, डिस्टेंस, टाइम, ये सब डेवलप पहले से था। फोर्स लगता पहले भी था, टाइम पहले से भी होता, डिस्टेंस पहले से भी थी। कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें पहले से थी। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर आया, फर्क है, ये डेवलप टर्म है ना। तो P = क्या हो गया, mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वही डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होगा, है ना। तो ये हो जाएगी हमारे एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर गई यहाँ मोमेंटम की। तो अब फोर्स को डिफाइन करने के, सेकंड लॉ को डिफाइन करने का जो तरीका लिया गया वो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर लिया गया, चेंज इन मोमेंटम। हम छोटे ऑब्जेक्ट को अगर वेलोसिटी देते हैं तो चेंज इन मोमेंटम छोटा होगा, बड़े ऑब्जेक्ट को, बड़े मास वाले को अगर यदि वेलोसिटी देते हैं तो चेंज इन मोमेंटम बड़ा होगा। यानी बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना चाहते हैं तो बड़े फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, वहीं पर आप देख लीजिए, आप ऐसा पॉसिबल है कि एक अगर बुलेट है उसको हाथ से लेकर के घुमा करके मार दीजिए और किसी को चोट तो लगेगा, लेकिन वो मरेगा तो नहीं। वही बुलेट है, वो तो पत्थर भी उतना तेजी से आप फेंक सकते हैं, लेकिन उससे कोई मरेगा नहीं। क्यों ऐसा होता है कि उसमें बारूद, उसके पीछे में बारूद लगा करके तब उसको ट्रिगर करके फायर किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा स्पीड उसको देना है हमको। बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे तो वो हाई मोमेंटम में जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो नुकसान पहुँचाएगा।
ठीक है। तो फोर्स को देखा गया, ये जो टर्म है मोमेंटम, इस टर्म के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डिफिनेशन ये दिया गया कि अप्लाइड नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड नेट फोर्स। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई धीरे धीरे भी तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाइक है या कुछ भी, उसको धीरे धीरे करते कुछ देर तक, कुछ लंबा दूरी तक जा करके तब उसको आप स्पीड पकड़ाते हैं, ज़्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि एक झटके से उसको काफ़ी तेज़ी से क्या कर दे, हाई स्पीड दे दे, तो इसमें बड़े फोर्स की जरूरत होगी। वहाँ क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, टाइम कम ले रहा है। तो टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर द अप्लाइड फोर्स। तो एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन व्हाट, डेल टी। इसमें एफ नेट इक्वल्स टू के लिया गया, डेल पी लिया गया, डेल टी लिया गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपका ये 1 हो जाए, ये डेल के हो जाए, डेल पी एम डेल वी हो जाएगा, एम डेल वी हो जाएगा। अब इसमें केस डेवलप करता है। फर्स्ट केस, एम कांस्टेंट है, छोटे मोटे स्पीड के लिए एम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनर्शियल मास कांस्टेंट रहेगा। तो डेल पी जो होगा वो डेल एम भी मास कांस्टेंट है, तो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में डेल पी बाई डेल टी जो होगा वो एम डेल वी बाई डेल टी होगा, डेल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सीलरेशन। तो डेल पी बाई डेल टी हमारा कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी हमारा एम ए हो जाएगा। तो अब फर्स्ट केस के लिए अगर यहाँ एम ए रख दें तो एफ नेट इक्वल्स टू के एम ए, और फिर एम को 1 kg ले करके, ए को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले करके, और एफ को 1 न्यूटन ले करके सब डाल दिया जाए तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एफ इक्वल टू एम ए लिया जाए। दूसरा केस ये बन सकता है, एम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब एम भी कांस्टेंट रह सकता है, बहुत सारे केस आएगा, ऐसे बहुत सारी कहानी आएगी जहाँ पर मैं जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे। एम कांस्टेंट है तो डेल पी इक्वल टू डेल एम भी, तो वी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, मास में चेंज आता है, मास में चेंज आएगा। तो डेल पी बाई डेल टी भी डेल एम बाई डेल टी होगा। तो एफ इक्वल टू एम ए जो हम लोग लिख रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, है ना, एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी जो लिख रहे हैं हम लोग, वो भी डेल एम बाई डेल टी लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ के डालिए, डाल करके के की वैल्यू 1 कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिचुएशन कब डेवलप करता है, ये सिचुएशन तब डेवलप करता है, मान लीजिए आप एक नल के प्रेशर पाइप लिए हुए, है ना, प्रेशर पाइप लिए हुए हैं, उसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और उसको आप किसी दीवार के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, तो उस पर आप देखेंगे कि क्या होगा, वो उस पर फोर्स लगता है। वहाँ पर क्या रहता है, डेल बाई पर सेकंड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास उससे टकराता है, वो मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण, है ना, वो क्या, उसके किसके कारण, वेलोसिटी कारण। तो यहाँ पर जो फोर्स, वहाँ जो कैलकुलेशन होगा भी इक्वल टू डेल एम बाई डेल टी होगा। मतलब 1 सेकंड में अगर मान लीजिए 10 ग्राम अगर यदि वाटर उससे टकराता है तो ये रेट ऑफ स्ट्राइकिंग मास हो जाएगा, डेल एम बाई डेल टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ स्ट्राइकिंग मास। जितना ज़्यादा मास उससे टकराएगा, अब सपोज दैट उस पानी के जगह पर अगर कुछ मान लीजिए लिक्विड लोहा को वो टकराता तो उसकी स्पीड क्या होती, ज़्यादा होती, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो कौन सा लिक्विड टकरा रहा है, कैसा लिक्विड टकरा रहा है, किस स्पीड से टकरा रहा है, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उसी बात पर क्या होगी, डिपेंड करेगी। तो सिर्फ एफ इक्वल टू एम ए जो लोग जानते हैं
उस बात से संतुष्ट नहीं रहे, एक्टिंग फोर्स की वैल्यू इस तरीके से भी हो सकती है, सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। वो जो नलका वाला बात अभी हम समझा रहे थे वो वहाँ काम करता है। हो सकता है कि दोनों ही बात चेंज करें, मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो रहा हो, तो ऐसे इसमें डेल एम भी जो होगा वो भी डेल एम प्लस एम डेल वी होगा, ठीक है। तो डेल पी बाई डेल टी जो होगा वो भी डेल एम बाई डेल टी प्लस एम डेल वी बाई डेल टी, वो एम ए हो जाएगा, वो एम ए हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो अप्लाइड फोर्स होगा एम ए प्लस वी डेल एम बाई डेल टी, इससे जो है सो हमारा अप्लाइड फोर्स क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है। ऐसे भी सिचुएशन बनेंगे एडवांस लेवल में, लोअर लेवल में नहीं आएगी, सिंपल लेवल में नहीं, एडवांस लेवल में ये बातें आएंगी। तो लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ एफ इक्वल टू एम ए पढ़ लिया होगा, एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी पढ़ लिया होगा, लेकिन नहीं, आपका ये तो होगा ही, साथ में ये सिचुएशन को भी आप ध्यान रखेंगे और एडवांस लेवल में जाने के लिए ये सिचुएशन को भी ध्यान रखेंगे। तो ये बनता है आपका टोटल सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका एप्लीकेशन हम लोग जब अप्लाइड में हम लोग जाएंगे तब उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आगे की कहानी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।